अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरा तो कोई बात नहीं, पर ज़िंदगी में इतना मेहनत ज़रूर कर लेना कि आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में ना गुजरे। मैं शिवम वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल लर्न विद शिवी पर। आज पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। पहले में आपने चार्ज पढ़ा था, आज पढ़ते हैं चार्ज इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है अट्रैक्ट और रिपल दोनों कर सकते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है जब इन दोनों को पास में लाएंगे तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों रिपल कर जाएंगे। सेम ऐसे ही नेगेटिव चार्जेस, दो नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे पे लगाएंगे कैसा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। ये अगर चार्ज 1 है, ये अगर चार्ज 2 है, तो आपको पता है कि अगर ठीक है अगर मैं चार्ज 2 को रोक के चार्ज 1 को इसके पास लाऊं तो आपको पता है चार्ज 1 पे फोर्स लगेगा किस साइड, इस साइड। तो इसको बोलते हैं F12। F मतलब 1 पे लगा, किसने लगाया? 2 पे, 2 ने लगाया। ये कौन सा है? इसको बोलते हैं F21। ठीक है, मतलब कि सेम चार्ज, सेम मतलब लाइक चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब जैसे सबसे छोटा चार्ज ले लेते हैं, आपने लिया इलेक्ट्रॉन, एक इधर और लिया इलेक्ट्रॉन। आपको पता है जब दो इलेक्ट्रॉन को पास में लाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि दो इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा क्यों, तो आपने कहा कि दोनों पे सेम चार्जेस है, दोनों पे नेगेटिव चार्जेस, इसलिए रिपल कर रहे हैं। तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो उसमें मास भी होना चाहिए, और मास की वजह से आपने पढ़ा है क्लास 11th में कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसको तो अट्रैक्ट कर जाना चाहिए, ये रिपल क्यों कर रहा है? ये मेरा क्वेश्चन है कि why two electrons repel each other, why not they attract each other। उनके पास मास भी है तो उन्हें अट्रैक्ट कर जाना चाहिए। लेकिन आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में ही कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही शॉर्ट रेंज का फोर्स, वो बहुत ही वीकर फोर्स होता है, किससे? एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसी वजह से आपका दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रिपल कर जाते हैं, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ज्यादा होगा किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, उनसे क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। ठीक, तो अगर दो चार्ज एक दूसरे को ठीक है क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों लाइक चार्जेस हैं। ठीक, और अगर दो चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो अनलाइक चार्जेस है। ठीक है, वो आपके क्या है, अनलाइक चार्जेस। अब आपको पता है इसी इंटरेक्शन के लिए एक लॉ आया, जिस लॉ को बोलते हैं, कौन सा लॉ? जिस लॉ को बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। जिस लॉ को बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक, तो अगस्त कूलॉम ने एक लॉ दिया जिसका नाम है कूलॉम लॉ। तो कूलॉम्स लॉ किसके लिए है? कूलॉम्स लॉ है इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस के लिए। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस के लिए। जैसे ये एक चार्ज है Q1,
ये एक चार्ज है Q2 को पता है, ठीक है। तो कूलाम ने क्या देखा कि जब दो चार्जेस मान लेते हैं ये r डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं, तो आपको पता है जब दोनों को पास में लाएंगे और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आपको पता है कि Q2 पे फोर्स लगेगा इस साइड, यानी Q2 रिपल होगा, इसको बोलेंगे F21, और इस पे फोर्स लगा इस साइड, इसको बोलेंगे F12। तो कूलाम्स ने, ठीक है, जो कूलाम्स लाया उन्होंने क्या बताया, सबसे पहली बात कि जो F12 होगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके, F21 के, ठीक है, बराबर होगा। और दोनों आप देखिए डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। F12 किस पे लग रहा है, Q1 पे लग रहा है, F21 किस पे लग रहा है, Q2 पे लग रहा है, ठीक है। और देखा क्या ये जो फोर्स है, मींस जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, Q1 के, वो प्रोपोर्शनल हो रहा है Q2 के, और वो प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, 1/r²। मतलब कूलाम्स ने एक लॉ दिया, उसमें क्या बताया गया कि फोर्स जब दो चार्जेस एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे रखे जाएंगे तो उनके बीच क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जो फोर्स प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर मैं इन्हीं को कंबाइन कर दूं तो आप देखिए कि ये हो गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और यहां क्या हो जाएगा r², यानी ये F क्या हुआ आपका, अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 अपॉन r²। और इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोला गया, इस फोर्स को बोला गया कौन सा फोर्स, कूलाम्बियन फोर्स, या आप बोल सकते हो कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा किस पे, Q1 Q2 पे, और किस पे डिपेंड करेगा, r² पे। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ K क्या है, ठीक है, K एक कांस्टेंट है, ठीक है, K क्या है, K एक कांस्टेंट है जो कि बराबर होता है K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ध्यान दीजिएगा इस सिंबल को एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ये सिंबल है क्या, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, ठीक। और K की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आपकी होगी, ठीक है, यहां लिखते हैं K की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 9 × 10⁹, और यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, अभी आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अभी आपको बेसिक बताया जा रहा है कूलाम्स लॉ का कि आखिर कूलाम्स लॉ कहना क्या चाहता है। तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है, जैसे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था वैसे ही चार्ज के केस में कूलाम्ब लॉ है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी आप अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो होगा क्या, ठीक है, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो घटेगा, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो घटेगा। या कुछ लोग K की वैल्यू कुछ ऐसे लिखते हैं, देखिए कुछ लोग क्या लिखते हैं, K की वैल्यू वो ऐसे लिख देते हैं कि 10⁻⁷ × c²। c क्या है यहाँ पे, c है यहाँ पे आपका स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि कितना होता है 3 × 10⁸, ठीक। अब ये तो
कूलम्ब्स लॉ, जनरली इसको स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म है, ठीक है। ये कूलम्ब्स लॉ का कैसा फॉर्म है, कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म है, ठीक। अब आते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो फोर्स है, जरा ध्यान से देखिए, ये जो फोर्स है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। इस फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब जो कूलम्बियन फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच में, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, मतलब जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है उस फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी होती है कि इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अब आप सोच रहे हो ये क्या है कंजर्वेटिव, 11th में आपने पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनके द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उन्हीं के लिए चीजें डिफाइन होती हैं, उन्हीं के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, उन्हीं के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन होता है। मतलब जो जैसे आपने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो किसके लिए पढ़ा है, ग्रेविटेशनल में पढ़ा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव। पहला है कि इट इज कंजर्वेटिव, सेकेंड इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि ये हमेशा लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। जैसे समझिए ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ठीक। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि Q1 पे लगा ऐसे, इसको लिख दे F12, और ऐसे लिख दे कि इस पे लगा F21, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। बस देखिए अपोजिट तो लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ग्रेविटी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा लगता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, ये ऐसे लगेगा, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये सेंट्रल फोर्स होता है, अलोंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस लगते हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस लगते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, it follow action reaction law। इसका मतलब कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो हमेशा एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करेगा। जैसे देखिए आप कैसे, जैसे ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, ठीक। तो आपको पता है Q1 पे फोर्स लगेगा इस साइड, अगर दोनों पॉजिटिव है, ये होगा F12, और ये क्या होगा आपका, ये होगा F21। तो आप देखिए एक्शन रिएक्शन लॉ क्या है, एक्शन रिएक्शन लॉ न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा होगा कि फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, ठीक है, और वो दोनों मैग्नीट्यूड पे इक्वल होते हैं, वो दोनों मैग्नीट्यूड पे इक्वल होते हैं। तो देखिए अब आप देखिए, आपको पता है जितना F12 होगा उतना ही क्या होगा, F21 होगा, जितना F12 होगा उतना ही F21 होगा, ठीक है। ये कैसे पता किया गया, ठीक है, ये कैसे पता किया गया, ये तो आपको क्लियर है ना कि ये डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं, एक आपका लग रहा है Q1 पे, एक आपका लग रहा है Q2 पे, और
इनका डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए F12 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F21 इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। लेकिन ये कैसे पता किया जाए कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है? तो आपने क्या किया, सिंपल सी बात की, आपने दो चार्जेस लिए, सेम मास के लिए मास सेम लिया, लेकिन चार्जेस डिफरेंट ले लिए, Q1 लिया और Q2 लिया। तो आपने देखा अगर Q2 को आपने रोका और Q1 को पास में लाए तो Q1 पे कुछ फोर्स लगा, यानी Q1 पे एक्सीलरेशन आया, ठीक। फिर जब आपने Q1 को रोका और Q2 को पास में लाए तो Q2 दूर भागा, यानी Q2 पे भी कुछ एक्सीलरेशन हुआ। तो दोनों के केस में सेम एक्सीलरेशन हो रहा है, और आपको पता है सेम एक्सीलरेशन कब होगा? एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे और मास पे। तो मास तो सेम है, ठीक है, इसका मतलब है कि फोर्स भी सेम है। इसका मतलब क्या है कि फोर्स भी सेम है, क्योंकि अगर फोर्स डिफरेंट लगता तो आपको पता है एक्सीलरेशन भी क्या होता? डिफरेंट होता, ठीक है, एक्सीलरेशन भी क्या होता? डिफरेंट होता। तो इट फॉलोज एक्शन रिएक्शन लॉ। इसका मतलब क्या है कि F12 इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ F21, मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इसके बराबर होगा। लेकिन अगर आप पूरे वेक्टर की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि F12 ये बराबर होगा निगेटिव ऑफ F21 के। अब आप बताइए ये वाला फोर्स कहां लग रहा है? ये वाला फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, आई कैप वाले डायरेक्शन में, और ये वाला फोर्स कहां लग रहा है? ये लग रहा है माइनस आई कैप वाले डायरेक्शन में, ठीक। ये वाला फोर्स आपका लग रहा है माइनस आई कैप डायरेक्शन में। तो आप देखिए क्या ये इस वेक्टर का ये नेगेटिव वेक्टर नहीं लिखा है? ये होगा, ठीक। तीन प्रॉपर्टी आपने देखी, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये कहां लगता है। पहली प्रॉपर्टी आपने देखी कंजर्वेटिव होता है, दूसरा देखा सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है। तीसरा आपने क्या देखा कि ये एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। कहीं कहीं चौथा भी लिखा रहता है। चौथा क्या है? चौथा है आपका कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is independent of थर्ड। जैसे समझो इस बात, जैसे ये एक चार्ज है, जरा समझो, प्लस क्यू, ये एक चार्ज है, ठीक। अब आपको पता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू है, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस है। मान लेते हैं ये Q1, आपको पता है Q1 प्यार करेगा किसको? Q2 को। अच्छा, Q1 Q2 को प्यार करेगा, ठीक। Q2 भी क्या करेगा? Q1 को प्यार करेगा। अच्छा, यानी Q1 एंड Q2 आपस में प्यार कर रहे हैं। अचानक एक और चार्ज आ गया Q3, तो आपको पता है Q1 कहेगा कि Q3 आपको भी प्यार करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, मतलब Q1, ठीक है, Q1 Q2 को भी प्यार कर रहा है और Q1 Q3 को भी प्यार कर रहा है। तो क्या Q1 और Q2 के प्यार पे कोई इफेक्ट पड़ा? इसको रियल लाइफ से मत देखिए, रियल लाइफ से देखेंगे तो अगर Q1 Q2 को भी प्यार करेगा और Q1 Q3 को भी प्यार करेगा तो होगा क्या कि एट लास्ट कोई नहीं बचेगा, Q3 भी भाग जाएगा, Q2 भी भाग जाएगा। लेकिन फिजिक्स में क्या है कि जो Q1 में फोर्स लग रहा था Q2 लगा रही थी, भैया Q2 तो उतना ही लगाएगी ना। सिमिलरली अगर मैं Q1 Q3 के बीच में बात करूं, हाँ ये कह सकते हैं आप कि Q1 पे जो लगने वाला नेट फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन
क्या Q1 और Q2 के बीच में फोर्स में कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। क्या Q1 और Q3 के बीच के फोर्स में कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। तो इसीलिए लिखा है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड चार्जेस। ठीक ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, आइए कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, सोचिए, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे अभी आपने एक फॉर्मूला देखा, देखो ये Q1 ये Q2, इसके बीच फोर्स क्या लगेगा, और अगर इनके बीच के डिस्टेंस r है तो फोर्स क्या लगेगा, वो लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2, फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए, अपॉन r², ये लगेगा। अच्छा, यह ε0 लिखा है, मतलब क्या है कि मतलब है कि दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है वो क्या है, वो आपका वैक्यूम है, वो आपका वैक्यूम है, या जनरली ये समझ लें कि वो एयर है। ठीक है, जनरली ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही ट्रीट किया जाता है, एयर और किसको, एयर और वैक्यूम को सेम ही ट्रीट किया जाता है, तो ये समझ लें कि इनके बीच में क्या है, एयर है। अच्छा, लेकिन ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आप इनके बीच में मीडियम लाना स्टार्ट करोगे, जैसे ही इनके बीच में कोई मीडियम लाना स्टार्ट करोगे, ये फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, फोर्स डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि जैसे ही इनके बीच, अब जैसे मान लेते हैं अभी एयर है, अभी मान लेते हैं इनके बीच पानी है, तो पानी की भी कुछ ना कुछ क्या होगा, पानी का भी कुछ ना कुछ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये भी बात डिस्कस होगी, क्या होगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी के लिए आप समझिए, पानी का भी कुछ ना कुछ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो आपको पता है अगर इनके बीच में पानी आएगा तो पानी भी क्या करेगा, पानी भी क्या यहाँ पे क्या होगा, दोनों चार्ज है तो उनके हिसाब से पानी भी पोलराइज होगा, और अगर पानी पोलराइज होगा तो इनके बीच का जो फोर्स है वो घटा देगा। इसका क्या मतलब है कि अगर इनके बीच में, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कि अगर इनके बीच में कोई भी मीडियम आएगा तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हमेशा क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं। ठीक, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीज होने लगते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, और बातें देखते हैं। ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस r। ठीक, तो फोर्स क्या लगता है, फोर्स लगता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r। लेकिन अगर कोई मीडियम आएगा, जरा ध्यान से देखिए, अगर कोई मीडियम आया है, मान लेते हैं यहां कोई मीडियम आ गया, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कि K है, तो पता है यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, F डैश ऐसे बना लिख देंगे
वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहां लग जाएगा K। इस K को क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, अब जैसे कुछ के लिए आप ध्यान रखिए कि कोई पूछे वैक्यूम के लिए K कितना होता है? 1। मेटल के लिए K कितना होगा? इनफाइनाइट। एंड फॉर अदर जो K होगा वो इसी के बीच में लाई करेगा हमेशा, ये। ठीक है, K होगा वो इसी के बीच में हमेशा लाई करेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है कि अगर दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम लाएंगे तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा? उनके बीच में फोर्स क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। और कुछ बातें देखते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ क्या है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ठीक, देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ क्या है। जैसे समझ, अभी तक हम स्केलर फॉर्म को डिस्कस कर रहे थे, अब देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ क्या है। देखिए, अब मान लेते हैं ये Q1 और ये Q2। ठीक, अब आपको पता है कि इस Q1 पे फोर्स लगेगा, इधर कौन सा? F12 लगेगा। मतलब 1 पे लगा और किसने लगाया? 2 ने। अच्छा, सिमिलरली इस Q2 पे भी आप देखिए ना, इधर की तरफ लगेगा, ये Q2 है, इधर क्या लगेगा? इस पे F21 लगेगा। ये आपका ओरिजिन। अब ओरिजिन से अगर मैं पूछूं कि Q1 कहां है, तो बताएं आप उसका पोजीशन बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर, कि वो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R1 है। सिमिलरली मैं Q2 पूछूं आपसे, तो आप कहोगे Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है? R2। Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है? R2। अब मैं नेट वेक्टर चाहता हूं, तो आपको पता है, कि अगर मैं नेट वेक्टर चाहता हूं तो इसके अलोंग एक वेक्टर लेंगे। ठीक है, तो इसका नेट वेक्टर इसके अलोंग ये होगा, और ये वेक्टर कौन सा होगा? ये वेक्टर आपका होगा R12 वेक्टर। R12 वेक्टर ये क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R1। इसको बोलते हैं R12 वेक्टर, जो कि किसके अलोंग होगा? F12 के अलोंग होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि F12 वेक्टर लिखिए, F12 वेक्टर लिखिए, तो अब आप क्या लिखेंगे? अब आप लिखेंगे कि वो क्या होगा? वो स्केलर F12 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ R12 के बराबर होगा।
इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ r12 के बराबर होगा। ये r12 क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पोजीशन वेक्टर। अरे देखो ना 12 इसी के अलॉन्ग है, 12 इसी के अलॉन्ग है। अच्छा आप मुझे बताइए, ये आपका वेक्टर नहीं, ये आपका क्या होगा जनरली, ये आपका एक यूनिट वेक्टर होगा। आपको पता है यूनिट वेक्टर, ठीक है, किसी वेक्टर के साथ अगर ये यूनिट वेक्टर का सिंबल लगा होता है तो वो दिखा रहा होता है, वो उस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होता है, मतलब वो r12 के अलॉन्ग है। ठीक है, तो अब F12 क्या लिख सकते हैं, जरा देखो F12 ये वाला, तो आप क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ठीक। अब देखिए R12 इनके बीच का नेट डिस्टेंस है, तो ये होगा R12, ये ऐसे लिख देते हैं कि R12 का स्क्वायर। अब जरा देखिए ये यूनिट वेक्टर है और आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि R, आपने वेक्टर में पढ़ा है क्या कि R यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है, ये होता है वो वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपने यूनिट वेक्टर के लिए पढ़ा है। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R12 का होल क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा R12 वेक्टर, R12 वेक्टर। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आएगा, ये आपका आएगा F12 वेक्टर के बराबर। ठीक, ये आपका आ जाएगा F12 वेक्टर के बराबर, इसी को बोलते हैं कूलम्ब्स लाइन वेक्टर। ठीक, यहां ध्यान रखेंगे कि अगर आपको Q1 Q2 को रखना है तो Q1 एंड Q2 कैसे रखेंगे आप, विद साइन रखेंगे, विद साइन रखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कूलम्ब्स लॉ पार्ट 2 के साथ। काफी सारी चीजें अभी आपसे डिस्कस करने के लिए बाकी है। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम।